Once a warm good morning to all of you। आप सभी बने हुए हैं मेरे साथ अपने YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लास। आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी परीक्षा के अंदर काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में आपके आता ही आता है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार तथा एक जनरल लाइफ और जनरल साइंस के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकता है। तो आज के लेक्चर को आप ध्यान से देखें और परीक्षा की दृष्टि से इसको याद करने की कोशिश भी करें। आज का टॉपिक हमारा है जिसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये आपके इनऑर्गेनिक में यूनिट सेकंड का है, बीएससी पार्ट 3। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय के हों, वो भी यदि पढ़ना चाहें तो आप इस लिंक को उन तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी लेक्चर्स को देख सके और पढ़ सके। तो आज का टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से पहले मैग्नेटिज्म थ्योरी डेवलप हुई। जब कोई पदार्थ when any substances जिसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H में रखा जाता है, यह है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H। किसी भी पदार्थ को यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H, जिसको मैंने H से डिनोट किया है, H में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर का क्षेत्र B सामान्यतः H से भिन्न होता है। अर्थात पदार्थ के अंदर इन द सब्सटेंस कौन सा B, यह किससे डिफर होगा? H से। H कौन सा है? एक्सटर्नल, और B कौन सा है? इंटरनल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों में डिफरेंस होगा। यह H कौन सा? एक्सटर्नल, और B कौन सा? इंटरनल। और ये दोनों क्या होते हैं? डिफर होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं। इनके बीच में एक रिलेशन पाया जाता है। इनके बीच में B और H के बीच में एक रिलेशन, ये वाला रिलेशन पाया जाता है। B बराबर H प्लस 4πI, B बराबर H प्लस 4πI। अब यहाँ पर B तो पता है हमें, इंटरनल है, और H क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने सब्सटेंसेस को रखा है। और H जो है वो एक्सटर्नल और B उस सब्सटेंसेस के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर 4π और I हो गया है नई टर्म में, तो ये क्या है? वेयर 4π इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। इंड्यूस्ड किसमें? सिस्टम, जो आपका सिस्टम चल रहा है, जो तंत्र है, उसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का नाम है 4πI। 4π एक फैक्टर है। 4π एक फैक्टर है। क्या है? 4π फैक्टर यूनिट पोल की डेफिनेशन के अनुसार। अब ये यूनिट पोल की डेफिनेशन क्या है? यूनिट पोल से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 1 ओरेस्टर का एक फील्ड
एक गोले की 4 पाई cm स्क्वायर पर होता है, इसलिए 4 पाई बल रेखा नॉर्थ पोल की ओर निकलती है। आई क्या है? चुंबकत्व की तीव्रता। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकत्व की तीव्रता। तथा प्रति इकाई आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। कौन? ये 4 पाई आई की बात कर रहे हैं। उपरोक्त समीकरण को h से अपन ने डिवाइड किया, यहाँ पे ये रहा डिवाइड बाई h, तो ये h से मैंने डिवाइड किया तो ये वाली समीकरण आ गई, उसके बाद में ये वाली आ गई। I बराबर 1 प्लस 4 पाई k, जहाँ k क्या है? k एक आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति है, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जहाँ k ये वाला k वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो प्रति इकाई आयतन प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट तथा यूज्ड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है। ये जो k है वो क्या है? k इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट एंड यूज्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहाँ पे साई आ गया, साई इक्वल्स टू k अपॉन रो। तो यहाँ k क्या है? स्पेसिफिक इंटेंसिटी। यहाँ जो साई है उसे विशिष्ट आवृत्ति, विशिष्ट प्रवृत्ति कहते हैं, जिसे इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। जहाँ रो पदार्थ का घनत्व है, ये जो रो है ये क्या डेंसिटी है? ये वाला रो। साई के सामान्यतः प्रयोग में आने वाले वैकल्पिक रूप साई ए तथा साई एम है, जिन्हें क्रमशः परमाणु अथवा आणविक प्रवृत्ति कहते हैं। साई ए और साई बी, इसे हम परमाणु और आणविक प्रवृत्ति कहते हैं। इनको साई को क्रमशः परमाणु भार अथवा अणु भार से मल्टीप्लाई करके प्राप्त करते हैं। इन्हें प्रति ग्राम परमाणु प्रवृत्ति तथा प्रति ग्राम मोल प्रवृत्ति भी कहते हैं, क्योंकि बहुधा हमारी रुचि अनुचुंबकत्व में होती है, अर्थात डायमैग्नेटिज्म में, पैरामैग्नेटिज्म में होती है। प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिज्म को चुंबकीय प्रवृत्ति से हटाने के लिए कुछ अपने को इसमें करेक्शंस करने होते हैं। इन करेक्शन के बाद इन प्रवृत्तियों को साइड एस ए और साइड एस एम से शो करते हैं। साइड एस ए एंड साइड एस बी, इसे शो करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि साई एम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर साई एम के अपन रो इंटू एम। अब हम इसको क्या कह सकते हैं? इसके बराबर 1/h N2V। यहाँ m अणुभार और v आणविक आयतन है। m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट और v क्या है? वॉल्यूम, आणविक आयतन है। अतः जो ये साई m इज इक्वल टू प्रति मोल चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट पर मोल अपॉन h। तो यहाँ
साइज इक्वल टू आ गया साइज इक्वल टू प्रति अणु औसत चुंबकीय आघूर्ण, एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट पर मोल इंटू एन अपॉन एच। तो हम इसको कह सकते हैं साइज इक्वल्स टू एम बार और इनटू एन तो है ही, एन अपॉन एच, जहां पर एन, ये जो एन है, ये जो एन अपन ने काम लिया था ये वाला, ये एन है अवोगाद्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर जो आपके 6.02 10⁻² होता है, और m बार है प्रति अणु औसत चुंबकीय आघूर्ण, ये वाला एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट पर मोल। यदि हमारे पास एक समान अणु हो जिसमें से प्रत्येक चुंबकीय आघूर्ण म्यू हो, तो तब प्रत्येक अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड में किसी दिशा में ओरिएंट करने को फ्री हो, तो इनके मध्य अलाइनमेंट अवश्य होगा, बट इसका जो थर्मोडायनामिक मोशंस का अपोजिशन होगा, अतः टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज होगा। टेम्परेचर यदि इंक्रीज है तो मैग्नेटिक मोमेंट अर्थात म्यू डिक्रीज होगा, या टी टेम्परेचर है और म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है। यदि म्यू का मान स्थिर रहेगा, लांगेविन ने निर्देशित किया कि इस परिस्थिति में एवरेज अर्थात प्रयोग द्वारा किया गया और चुंबकीय आघूर्ण एम बार तथा वास्तविक चुंबकीय आघूर्ण म्यू के मध्य निम्न संबंध है। ये किसने किया था? ये किया था लांगेविन ने। अकॉर्डिंग टू लांगेविन ने क्या कहा? उन्होंने कहा एम बार इज इक्वल टू m bar is equals to mu square effective upon 3 kT into h। ये कहा था लॉन्गेविन ने। यह डेरिवेशन इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है कि b is equals to h। पहले तो डिफरेंट था लेकिन यहाँ पर ये इक्वल है, अतः यह जो थ्योरी है वो बेसिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही सही हो सकती है। अंतिम दो समीकरण आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा m इज इक्वल टू n म्यू स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन 3 kT बराबर n स्क्वायर म्यू स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन 3 RT। यहाँ R भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या कह दिया? C कह दिया। तो C अपॉन टी इसको कह दिया एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन 3R बराबर C। तो C अपॉन टी हो गया। तो C यहाँ पे क्या है? क्यूरी कांस्टेंट है। C क्या है? क्यूरी कांस्टेंट। ये इक्वेशन को हमें ध्यान में रखना है। अब इसी इक्वेशन में हम चले आगे
इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हो वाली, तो म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 3RT psi m अपॉन n, ये रूट हो गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट को बोर मैग्नेट्रॉन की यूनिट में शो करना ज़्यादा सही रहता है। अतः सी की जो CGS में यूनिट है, सी जो क्यूरी कांस्टेंट है उसकी CGS में जो यूनिट है वो क्या है, वो है सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल केल्विन, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल और केल्विन, ये सी की यूनिट है, क्यूरी कांस्टेंट की यूनिट है। तो हम इसमें इसको शो करना चाहें तो म्यू इज इक्वल टू 3K अपॉन n म्यू स्क्वायर बी रूट 3 और ये साई इज इक्वल टू 2.82 787, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, और ये रूट में t और ये x, m मॉलिक्यूलर, तो यहाँ साई m इक्वल टू हम जानते हैं C/T, तो यही क्यूरी नियम कहलाता है। दिस इज नॉन एज क्यूरी लॉ। इस जो इक्वेशन है इससे स्पष्ट है कि यदि किसी पदार्थ के लिए साई m के मान विभिन्न तापक्रम पर ज्ञात किए जाएं तथा 1 साई m को विभिन्न तापक्रमों के विभिन्न ग्राफिकल किया जाए तो एक कांस्टेंट लाइन हमें ग्राफ में मिलती है जिसका जो स्लोप है वो c के बराबर होगा। जो पदार्थ क्यूरी नियमों का पालन करते हैं उनके कर्व सीधी रेखा वो कर्व के मूल से गुजरती है। इम्पोर्टेंट है, जो पदार्थ which substances follow of Curie law, तो उनके जो कर्व है वो कांस्टेंट लाइन कर्व के मूल से गुजरती है। तो ग्राफिकल मैं आपके सामने शो करता हूँ जिसमें कौन से आपके मैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म या कैसे कैसे हैं उनको मैं बताता हूँ, कौन सा मूल बिंदु से गुजरता है और कौन सा नहीं गुजरता। ये जो ग्राफिकल है ये 1 साई m और TK के बीच में लिया जाता है। इस तरफ x एक्सिस पे हमने लिया 1 साई m, इधर हमने लिया T, केल्विन में ताप लिया, तो हमें क्या मिला, एक लाइन तो हमें ये मिली। दूसरी लाइन हमें ये मिली और तीसरी लाइन हमें ये मिली। तो इसमें ए बी और सी है,
ये ए है, ये बी है और ये सी। जो ए है वो है लोह चुंबकीय यौगिकों के लिए क्यूरी-विज नियम, ये वाला क्यूरी-विज लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, विच क्यूरी-विज लॉ फॉर मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। और ये जो बीच का जो मूल पॉइंट है ये वाला, इसके अंदर से होकर के ये जो गुजर रहा है, इसको हम कहते हैं क्यूरी का नियम अर्थात क्यूरीज लॉ। और ऊपर वाला जो है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के लिए क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो ये जो ग्राफ है ये हमें क्लियर बताता है कि ये जो मूल बिंदु से होकर के गुजर रही है यही आपका क्यूरी लॉ को फॉलो करता है। इससे नीचे जो है वो क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म है, और इससे ऊपर ये जो बाहर बीच में निकला हुआ है ये है आपके एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्यूरी-विज लॉ की। क्यूरी का नियम सभी चुंबकीय तथा मैग्नेटिक तथा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस पर फॉलो होता है। जो सबस्टेंसेस मैग्नेटिक डाइल्यूट नहीं है उनके पैरामैग्नेटिक सेंटर जो कि रियल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन से कपल कर लेते हैं। इस क्रिया को मैग्नेटिक एक्सचेंज कहते हैं। ऐसे सबस्टेंसेस जो क्यूरी नियम का जिसके ऊपर फॉलो नहीं होता, बल्कि इन सबस्टेंसेस पर पैक्टेड संशोधित क्यूरी लॉ, जिसे क्यूरी वाइज लॉ का नियम कहते हैं, वो लागू होता है। क्यूरी वाइज WEISS, ये क्यूरी वाइज है, स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लें, WIESS क्यूरी वाइज। मतलब ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता और ये भी क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता। ये जो है वो क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, और जो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं कर सकते वो फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, और उनको हम क्यूरी वाइज लॉ को फॉलो करते हैं। तो क्यूरी वाइज नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्यूरी वाइज लॉ, क्यूरी वाइज लॉ के अनुसार साई m इज इक्वल टू 1/साई m इज इक्वल टू 1/t माइनस थीटा। ये क्यूरी वाइज लॉ है, ये यहाँ पे भी फॉलो करता है और ये यहाँ पे फॉलो करता है। थीटा एक कांस्टेंट है जिसे वाइज स्थिरांक कहते हैं। थीटा क्या है? थीटा इज कांस्टेंट विच नॉन एज, थीटा एक कांस्टेंट है जिसे वाइज स्थिरांक अर्थात वाई कांस्टेंट भी कहते हैं, वाइज कांस्टेंट भी कहते हैं। वाइज कांस्टेंट वह तापक्रम है जिस रेखा पर तापक्रम अक्ष पर काटती है। जैसा हम पहले जानते हैं क्यूरी लॉ को जो फॉलो करते हैं उनके कर्व सीधी रेखा अर्थात T अक्ष पर 0 केल्विन पर काटती है। ये रहा 0 केल्विन, 0 केल्विन पर काटती है, तथा जो क्यूरी नियम का फॉलो नहीं करते उनके वापस सीधी रेखा T अक्ष पर 0 केल्विन के ऊपर अथवा नीचे काटती है। ये ऊपर काटती है और ये नीचे काटती है। जो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते, तो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते तो वो होते हैं क्यूरी वाइज लॉ को फॉलो करते हैं। यदि किसी सबस्टेंसेस का कर्व 0 डिग्री केल्विन से नीचे कटता है, जैसे सी में ये वाला 0 डिग्री केल्विन से भी आगे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है 0 डिग्री केल्विन से भी आगे कटता है, तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ थीटा क्या है? नेगेटिव है। और यदि ऐसे पदार्थ पक्की हो चुकी होती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ये वाले एंटी फेरोमैग्नेटिक है जहाँ पर थीटा की वैल्यू नेगेटिव है,
और जो थोड़ा ऊपर करता है जिनके लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है, जैसे ये है, इसमें थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके जो सबस्टेंसेस है वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके आगे कुछ और भी हम पढ़ेंगे, जैसे कोरिलेशन बिटवीन इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद सम मेथड्स डिटरमाइन द मैग्नेटिक तो ये बच्चों पढ़ें और पीडीएफ नोट्स बनाएं, असाइनमेंट का जवाब दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आप मेरे साथ बने रहें आर केमिस्ट्री क्लास पर। थैंक यू सो मच।